बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुबह बखैर, मैं हूं आपके साथ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं नजफ राजा। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके दिन का आगाज हो चुका होगा और आपके दिन को भरपूर बनाने के लिए हम फिर से आ चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के साथ साथ एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, हेल्थ टिप्स और डिफरेंट टॉपिक से सजा हुआ शो है और आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम। और हमारे तमाम देखने वाले भी हमारे इस खूबसूरत सफ़र में हमारे हम सफ़र बन सकते हैं। वो इस तरह के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप में भी कोई ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो फिर हमारा शो, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पर मौजूद सुनो पाकिस्तान के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। बिल्कुल जनाब, आप सब ये कीजिए जो ज़ैर ने आपको बताया है। अभी हम चलते हैं वेदर की जानिब और आपको बताते हैं कि आज मुल्क में मौसम कैसा रहेगा। तो आइए, मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के ज्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। बात करते हैं स्कर्दू की, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 19 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर आज टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 24 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। सूबे में कहीं सूरज तो कहीं बादलों का राज रहेगा। फूलों के शहर पेशावर का जिक्र करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर 5 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में गर्मी का राज बरकरार रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का तस्करा करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का जिक्र करें, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 36 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा पारा 40 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। और अब सुबह बलोचिस्तान का मौसम शेयर करते हैं, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का जिक्र करें, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने के अलावा तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। कराची में दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 44 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है।
नाजरीन, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं भारत की, जो कि एक बार फिर से रियासती साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की शर्मनाक रिवायत उनकी आश्कार हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद हस्बे रिवायत भारतीय मीडिया का मन घड़त और शैतानी प्रोपेगेंडा जारी है। इस हमले की आड़ में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एक और खतरनाक साजिश बेनकाब हुई। मुसद्दिका ज़राए ने यह इंकिशाफ किया है भारत में 46 पाकिस्तानी कैद हैं जो कि माहीगीर और निचली सतह के स्मगलर्स हैं। इन कैदियों को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का झूठा मास्टरमाइंड साबित करने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा तैयार किया गया है। ताहम पाकिस्तान ने इसके ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं जो कि ये साबित करते हैं कि ये अफराद पहलगाम वाक़े से बहुत पहले ही भारतीय जेलों में कैद हैं। हिंदुस्तान की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और हमले के पीछे छिपे भारतीय मुहर्रिकात खुलकर सामने आ गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने लगा है और आबी जारियत पर उतर आया है। अपना गैर जिम्मेदाराना और मजमूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल कर दिया। वाघा बॉर्डर और अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया और तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। ये इक़दामात ना सिर्फ गैर मंतकी हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी सफारती और कानूनी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी भी है। उधर पाकिस्तान ने भी भारत के एकतरफा इक़दामात का भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज दिन 11 बजे कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया है जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। भारतीय इक़दामात के खातिर ख्वाह जवाब का फैसला किया जाएगा। भारतीय जंगी जुनून से निपटने के लिए इक़दामात की मंजूरी भी दी जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म कौम को भी इस मौके पर एहतमाद मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने दो टोक ऐलान किया है कि भारत को तुर्की जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए गए। दहशतगर्दी के वाक़े का इस तरह गुस्सा निकालना नामुनासिब है। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा में भारतीय सफारती जारियत पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की जानिब से सफारती जारियत का उसी जुबान में जवाब देने का फैसला मुतवक्के है। भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाने बल्कि भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भिजवाने, भारतीय डिफेंस, एयर और नेवल अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार देने और इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के हमले को वापस भिजवाने पर गौर शुरू कर दिया गया है और वजारत खारजा आला सतह क़यादत की हिदायत में हमले का ऐलान करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और हमले के पीछे छुपे भारतीय मुहर्रिकात अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं कि भारत के मकासद क्या थे। पाकिस्तान का सिफारती और दिफाई महाज पर भारत के लिए क्या जवाब होना चाहिए। भारतीय प्रोपेगेंडे को किस तरह मौसर अंदाज में हर महाज पर हमें काउंटर करना चाहिए। अजीज एंड नजफ, गुड मॉर्निंग। और देखिए, आप दिन का आगाज ही हम एक ऐसी डिस्कशन से कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स इसको बहुत कंसर्न से देख रहे हैं, लेकिन लेट मी बिगिन विद सेइंग दिस कि हमें कोई इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो वी आर बैलेंस्ड। पाकिस्तान एक बैलेंस स्टेट है और इस भारत के साथ ये कोई हमारे लिए नई और अनहोनी चीज़ नहीं। माजी में भी ये इवेंट्स होते रहे हैं और आइंदा भी जब तक ये रहेगा, जब तक ये जनूनी हुकूमत रहेगी, हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बट बस ये थे पाकिस्तानी, आई वुड लाइक कि हम जो ये चैलेंज है इसके बीच में जो अपॉर्चुनिटीज बैठी हुई हैं टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर और टू कन्वे आवर फीलिंग्स, या जो विल ऑफ द नेशन है एक, वो हमें जरूर डिमॉन्स्ट्रेट करनी होगी। देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा खित्ता है जो टू नेशन थ्योरी पे बना, और यही आज तक हम देख रहे हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, दे वर राइट। और जो ख्याल था पाकिस्तान का, जो तसव्वुर था इकबाल का इस पाकिस्तान के बारे में, वो टू नेशन थ्योरी, हमारी आइडियालॉजी उस पर बेस, वो आज तक साबित होता जा रहा है।
अगर आप बिल्कुल अपने सही। और उनके हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को देखें। तो लेट मी बिगिन विद दिस पॉजिटिव नोट कि हमें कोई पैनिक करने की जरूरत, पाकिस्तान बैलेंस है और इंशाल्लाह माजी में भी इसका मुकाबला करता रहा और आगे भी करता रहेगा। ये चैलेंजेस हैं, ऑफ कोर्स, ऐसी बात नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, बट जब एज अ होल ऑफ नेशन वंस वी विल अप्रोच दिस टू काउंटर दीज चैलेंजेस, तो अब देखेंगे कि इंशाल्लाह आगे की राह और खूबसूरत और अच्छी होती नजर आएगी। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, भारत जो है इस वक्त ब्रूज्ड है जी। भारत एक जख्मी भारत है, रीजन में उसकी पॉलिसीज फेल हो रही हैं। बांग्लादेश इज इन फ्रंट ऑफ यू, पाकिस्तान उसकी सबसर्विएंट नहीं हो रहा। कन्वेंशनल वॉर में जब वो पाकिस्तान को डोमिनेट नहीं कर सकता, वो देखते हैं कि एस्केलेशन लैडर पे हमेशा या तो मैचिंग रिस्पॉन्स करते हैं या उससे ऊपर चले जाते हैं। तो जब भी वो हमारे ऊपर हमारे कव्वे और हमारे दरख्त मारने आता है, तो हम उसके पायलट्स को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से और इस कौम की स्ट्रेंथ से और हमारे जो प्रोफेशनल मिलिट्री है उसकी मदद से हम इनको अच्छी सी चाय पिलाकर भिजवा देते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन बीइंग अ मिलिट्री मैन, हमने जो चैलेंजेस है इनको बड़ा सीरियसली लेना होगा और पाकिस्तान को रिस्पॉन्स इन ऑल डोमेन्स करना होगा। अभी भारत एक तो ब्रूज्ड है जी, रीजन में उसकी पॉलिसीज फेल हो रही हैं, उसने प्रॉक्सी वॉर अडॉप्ट की हुई है, उसको स्पॉन्सर के तौर पे अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर से उसको क्लाइंट्स मिले हुए हैं, टीटीपी, फितना खारिज की शक्ल में, बीएलए, बीआरएफ की सूरत में, फिर डिजिटल कुछ वॉरियर्स जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो उसको अवेलेबल है। तो वो एक उसकी एप्लीकेशन है, उसके लिए उसको जरूरत। फिर अब देखा कि जी पाकिस्तान अब इस वॉर को लड़ने के लिए दोबारा बिल्कुल तैयार है जी। और दोबारा जनाब, मैं चाहूंगी कता कलामी के लिए माजरत चाहूंगी कि आप इस चीज पर, इस बात पर रोशनी डालें कि ये कितनी निचली सतह की बात है कि भारत अब पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। क्या भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर सकता है और ये इकदाम भारत के लिए आलमी सतह पर किस हद तक नुकसानदेह साबित होगा? देखिए नजफ, बात इस तरह है कि दुनिया जो है एक ऑर्डर में चलती है, वरना तो एक डिसऑर्डर फैल जाएगा। जो इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं, पाकिस्तान भारत जो है वो यूनिलैटरली इस मुआहदे से वॉकआउट कर ही नहीं सकते। क्लॉजेस आर वेरी क्लियर। वो जब तक दोनों कंट्रीज एग्री नहीं करेंगी, दे कांट वॉक आउट ऑफ इट। इसके इंटरनेशनल गारंटर्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल वर्ल्ड को देखना होगा कि वरना दिस विल सेट अ बैड प्रेसिडेंस, कि इसको एक प्रेसिडेंस गलत सेट हो जाएगा। लोअर रिपेरियंस हमेशा की तरह फिर टारगेट होंगे जी, एग्जांपल सेट हो जाएगी। और आज जो भारत अपने जो बीज बोएगा, कल इसको काटते भी पड़ सकते हैं। उसके भी कुछ ऐसे दरिया हैं जो कहीं और से आते हैं और उनके साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान, अभी तो भारत की हमने देखी है ना, उसका ड्रामा देखा है, जिस ड्रामे को उसने अपने ही लोगों के खून की स्याही से लिखा है। पहले अपने लोग मारे हैं, उनका खून लिया और उस स्याही से अपना ही मुंह काला करते हुए ड्रामा लिखा है। मैं तो भारतीय अवाम के साथ इस वक्त इस दुख की घड़ी में कि एक जुनूनी हुकूमत उनके ऊपर कायम होगी। जाहिद साहब, ये बड़ा अहम आपने नुक्ता जो है रेस किया है कि अपने ही लोगों का खून बहा के अपना मुंह काला किया, अपने मुंह पे स्याही जो है वो मली है। सर, इससे पहले आप पुलवामा हमले के बाद जो दरख्तिकल स्ट्राइक हुई थी उसका भी आप जिक्र कर रहे थे। जरा ये बता दीजिएगा कि सर ये जो हथियार दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किए बकौल भारत के M4 कार्बाइन राइफल्स, इतनी भारी भरकम राइफल्स लेके वो लोग कैसे वहां से पहुंच गए, जो पाकिस्तान से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर का इलाका है? ये राजस्थान से आए थे या फिर ये नेपाल से आए थे, जिसके जरिए हमने देखा पहले भी वहां पर कर्नल हबीब को ट्रैप करके अगवा किया गया? क्या उसी रास्ते से वो आए थे और वहीं से वापस चले गए जो इन्हें मिल नहीं सके? 8 लाख की फौज वहां मौजूद है। देखिए, रियलिटी में तो इट इज नॉट पॉसिबल जी कि 400 किलोमीटर डीप पर जाएंगे, ट्रेवल करेंगे। इंडिया की देखिए ना, दुनिया को ये देखना चाहिए कि प्री इवेंट इनकी इंटेलिजेंस फेल होती है जी। और ये 2 से 3 जो लोग हैं, ये पाकिस्तान से चले हैं, बॉर्डर क्रॉस किया है और चलते जा रहे हैं जंगल में। जैसे कोई फिक्शन की कहानी में तो ये चीजें हो सकती हैं, बट रियलिटी में ये नहीं हो सकती। और वहां पर पहुंच सके, क्योंकि ड्रामा है, एक फिल्म अच्छी इन्होंने एक और बनाने की, अब इनको अच्छा टॉपिक मिल गया है, अगले 5-6 साल इस पे फिल्में बनाएंगे, लोगों का रिस्क लग जाएगा जी, अच्छा उनको रोजी मिलती रहेगी, ड्रामे करते रहेंगे। बट रियलिटी में ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल। मैं जो बात करना चाहता, प्री इवेंट इंटेलिजेंस तो फेल होती है, लेकिन पोस्ट इवेंट इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है कि 3 बजे इवेंट होता है और 3:05 पर इनका तमाम मीडिया, इनके तमाम जो कमेंटेटर्स हैं, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं,
सिक्योरिटी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना पूरा साजो सामान लेकर टीवी पे बैठे हुए हैं, अवेलेबल है, और 400 प्लस चैनल्स के ऊपर एक ही स्टोरी, एक ही टीम, एक ही माइंड की एप्लीकेशन, तो वो आपको नजर आ रही है। यही चीज हमने देखी। बिल्कुल सर, ये तो गोदी मीडिया जो कर रहा है वो तो हमें नजर आ रहा है, और मोदी हुकूमत की बीजेपी के वहां पर जो है वो सारी कैंपेन जो है वो लॉन्च की जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुसलसल जंग पर उकसाया जा रहा है। सर अगर हम अपनी बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया गया, बड़ा अहम इजलास है। इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करें और जरा ये भी बता दें कि कौन से बड़े अहम फैसले आप समझते हैं लिए जाने चाहिए, हमारी क्या जवाबी हिकमत अमली हो सकती है और क्या होना चाहिए इस अमन में? देखिए, जो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री तीनों रिस्पॉन्सेज हमारे जो है वो बिल्कुल तैयार रहने चाहिए, और तैयार है। एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, उसका तो मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि क्विड प्रो को जो रिस्पॉन्स होता है वो एक छोटे से टेक्टिकल एक्शन से, चाहे वो एक क्रॉस बॉर्डर फायर रेड ही क्यों ना हो किसी पोस्ट के ऊपर, या कोई एंगेजमेंट हो बाहर रहकर, फार ऑफ डिस्टेंस से रहकर, वहां से लेकर तो इवन मिसाइल एक्सचेंज तक, क्विड प्रो को रिस्पॉन्स हमारे जो चीफ्स होते हैं, हमारे जो मिलिट्रीज हैं, कमांडर्स हैं, वो अपनी जेब में डाल के रिस्पॉन्सेस दे रहे होते हैं जी, दे आर रेडी, और वो इंशाल्लाह जाएंगे, और पास्ट पे भी गए हैं मिलिट्री में अगर उन्होंने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की। अब देखिए, ये डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो रिस्पॉन्सेज हैं, ऑफ कोर्स डिप्टी वजीर आजम ने अपना जो एक माइंड सेट है वो आपको दे दिया। आपने अभी अपनी खबर बताया कि जी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा, तो ऑफ कोर्स व्हाई आर वी शाइन अबाउट इट। हम तो जवाब तब ना दें कि हमारा कोई कसूर हो या हमने कोई गलत काम किया हो। वी आवरसेल्व्स आर विक्टिम्स। देखिए, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ हालात अब बेहतर हो रहे थे। फकीरुल्लाह की जो हैंडिंग ओवर थी वो एक सस्पेक्ट थी, हम उसके बाद वो देख रहे थे कि अब अमेरिका पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उनकी खिदमात को सराह रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप, तो ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको अपनी तरक्की और अपना आगे बढ़ना, अपनी दोस्ती शायद अच्छी ना लगे, उन्हें पाकिस्तान का बेहतर होना, पाकिस्तान का वजूद से नफरत है जी उनको। तो हमने भी वी हैव नो लव लॉस्ट फॉर देम आल्सो। बिल्कुल। लेकिन सर, हम नफरत के बावजूद हमने इस वाकये की खुले दिल के साथ मजम्मत की है। वजीर दिफा ने भी, डिप्टी वजीर आजम ने भी, और तमाम ओहदेदार। इंसानियत का कत्ल है ना जी, इंसानियत का कत्ल है ना, इंसानियत। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरोकार है ना जी, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार है। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ पीस। तो हम तो वो जो इंसानियत जिसको बेचारों को इन्होंने फ्यूल के तौर पर यूज किया अपनी नेफेरियस डिजाइन के लिए, हिंदुत्व की एप्लीकेशन है ना, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख की घड़ी में खड़े हैं, और हमें उनका अफसोस है। और सर, हम ये देख भी सकते हैं कि भारत एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक साजिश उसकी ये बेनकाब हो चुकी है। कुछ देर पहले आप इस चीज का जिक्र कर रहे थे, ये फॉल्स ऑपरेशन उस वक्त हुआ जब अमेरिकी नायब सदर भारत में मौजूद थे। क्या समझते हैं इस ऑपरेशन के पीछे भारत के असल मकासद क्या है, क्या हासिल करना चाहता है ये सब करके? देखिए, उसके मकासद यही है कि एक तो वो रीजन उसकी पॉलिसीज फेल हो रही है, वो दोबारा रीअसर्ट करना चाहता है, और दूसरा ये कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सपोर्ट लेना चाहता है। पहले भी जब क्लिंटन रीजन में मौजूद थे, 2000 वाला जो अक्सर हम रोज जिक्र कर रहे हैं उस चीज का, तो तब सिखों को मारा गया था इसी तरीके से। और अब जेडी वैंस पर पूरे इंटरनेशनल मीडिया का, पूरे यूएस मीडिया का, यहाँ पर वो उनको दिखाना चाहते हैं जी कि आप देखिए हमारे सामने थे तो हमारे साथ कितना जुल्म किया गया। एक्चुअली वो उनको ये भी बताएंगे कि आपको भी एम्बेरस किया गया जी, और पाकिस्तान ने किया, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का कोलैबोरेशन हो रहा था। अमेरिका दोबारा इंटरेस्ट ले रहा है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहा है, पाकिस्तान की रिकॉग्निशन है कि जो उन्होंने वॉर ऑन टेरर में हमने किया, तो वो भी उनको एक आंख नहीं भा रहा जी। वो चाहते हैं कि अमेरिका की उनको टेसिट अप्रूवल हो, अमेरिका उनको सपोर्ट करे, और वही जो इजराइल में लिक्विड पार्टी ने एप्लीकेशन की हुई है, इसी तरह की बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व माइंडसेट की एप्लीकेशन इस रीजन में करे। लेकिन हमें देखे ना, हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान है, ये गाजा नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, ये हमास नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि हम इनको, पूरी दुनिया इसको कंडेम कर दी। हमने ये जो हमने अपनी अफवाज रखी हुई है, हमने अपने जो मिसाइल्स रखे हुए हैं, जो हमने अपने जो लोग ट्रेन किए हुए, हम खुद फौज में रहे, हमारे बच्चे अभी फौज में हैं, जो पाकिस्तान ने फौज रखी है। तो ये 23 मार्च की परेड करने के लिए, परेड ग्राउंड में एक इवेंट करने के लिए नहीं है ये। इंशाल्लाह जब एप्लीकेशन, अल्लाह ना करे कि ये रीजन डिस्टेबलाइज हो, सेंस प्रिवेल हो। बिल्कुल जी जाहिद साहब, अल्लाह ना करे कि इस तरह से कभी हो। सर, इत्तलात ये भी आ रही है कि भारत में कैद जो 46 पाकिस्तानी हैं, उन्हें पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मास्टरमाइंड साबित करने का बड़ा घिनौना मंसूबा तैयार किया गया है और पूरा स्टेज सेट कर लिया गया, उन पे सर पे सारी जिम्मेदारी डाली जाएगी।
इसको हमें आलमी सतह पर बेनकाब करना कितना जरूरी है बर वक्त? देखिए, ये तो पाकिस्तान को पहले भी मैं ये जो भी हमारे पास सबूत आ रहे हैं, एक हम तो चीजें दे रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, डोजियर सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल खुल के इन लोगों को जो इवेंट होता है, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हमें फौरन बताना चाहिए। हमें मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीजें दिखा देनी चाहिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इनके ऊपर कोई असर नहीं हो। लेट्स से कि अभी जो ट्रेन का वाकया हुआ था, उसमें जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो भी चीजें, हमें बिल्कुल देखिए ना, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो एस्केलेट नहीं करना चाहता, चीजों को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरे खित्ते की तरक्की इससे पेना है। ये रीजन, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी रीजन। ये अजीज हमें समझने की जरूरत है कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी रीजन। यहाँ पे न्यूक्लियर कंट्रीज है, यहाँ पे इंडिया न्यूक्लियर है, रशिया न्यूक्लियर है, चाइना न्यूक्लियर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर है। यहाँ डिस्टेबलाइजेशन इस रीजन को तबाह बर्बाद कर देगी। और फिर देखिए, चाइना किसका कंपटीटर है, रशिया किधर चैलेंज कर रहा है, आपसी हमारे ताल्लुकात कैसे, एक ही स्पॉइलर है। बिल्कुल जाहिद साहब, देखिए अमनो सलामती भी बड़ी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप अपना तज्जिया दे रहे थे। और साथ ही साथ पाकिस्तान बिल्कुल जी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और भारत की जानिब से इस वाक़े पर जिस तरह से ओवर रिएक्ट किया जा रहा है, जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान जो है वो बड़ा नपे तुले अंदाज में चल रहा है। और पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत की गई है इस वाक़े की, और हर तरह से ताउन की पेशकश भी की गई है। ये कहा गया है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन आप हमें सबूत दें। अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई, अगर हमारी ज़मीन पर इस तरह के कोई लोग मौजूद हुए, तो हम आपके हवाले करेंगे, आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से गुरेज किया जाए। अब देखना यह है कि आज कौमी सलामती कमेटी का जो अहम इजलास तलब किया गया है, वहाँ से कौन से अहम और बड़े फैसले आते हैं, इनसे मुतालिक भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। और नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी अरसे से गैर यकीनी हालात और माशी दबाव का शिकार है, मगर अब इस हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है। और ख़बर ये है कि हुकूमत ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। ये टैक्स पहले फाइलर्स पर 3%, लेट फाइलर्स पर 5%, नॉन फाइलर्स पर 7% तक वसूल किया जा रहा था, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना महंगा और पेचीदा हो गया था। इस फैसले के बाद अब जायदाद की अलॉटमेंट, पहली फरोख्त या मुंतकिली पर कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे न सिर्फ खरीदारों को रिलीफ मिलेगा, बल्कि रियल एस्टेट मार्केट में भी नई जान आ सकती है। माजी में इस टैक्स को न सिर्फ अदालतों में चैलेंज किया गया, बल्कि माहिरीन मईशत का भी कहना था कि ये टैक्स आईनी लिहाज से मुतनाज़ और मौशी लिहाज से गैर मौसर है। हुकूमत को ना मतलूबा रेवेन्यू मिला, ना ही मार्केट में कोई बेहतरी आ सकी। बिल्कुल नाजरीन, और अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, क्या वाकई ये फैसला मुल्क की मईशत के लिए बेहतर साबित होगा, और क्या इससे जायदाद की कीमतों में भी फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट मोहम्मद एहसन मलिक। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले एहसन साहब, सादा सा सवाल आपसे जानना चाहूँगी, वो ये है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी असल में क्या थी और क्यों लगाई गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजफ, बेसिकली फेडरल एक्साइज ड्यूटी के दो पर्पस थे रियल एस्टेट पे लगाने के जी। जो बैक माइंड चीज थी, एक तो रेवेन्यू जनरेशन थी, और सेकंड थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर को टाइटन अप करने का प्लान था कि लोगों को डाइवर्ट किया जाए अदर बिजनेसेस की तरफ। आपने जैसे इंट्रो में अपने बताया कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है। बात यह है, हुकूमत यहाँ पे फैसले बहुत कर लेती है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब वो अमल दरामद होते होते एक इतना टाइम गुजार देते हैं कि उसकी अफादियत ही ख़त्म हो जाती है। अब ये फैसला हुए हुए भी आज 20-25 दिन गुजर चुके हैं, तमाम मीडिया इसको बात कर चुका है और बार बार रिपीट कर रहा है, बट हमारी जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग है, जिसमें ये असूली फैसला होना है कि इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आना है या फाइनेंस बिल के थ्रू लेकर आना है। बात ये है, मैं इससे थोड़ा सा ना इसका कैनवस बड़ा करना चाहता हूँ। वो ये कि मैं तमाम हुकाम बाला से पूछना चाहता हूँ कि ये हमने पाकिस्तान को, FBR को एक तजुर्बा गाह बना दिया है। जो आए अपना एक्सपीरियंसेस करे यहाँ पे और उसके बाद वो सुकून से चला जाए। उसमें कौम, पब्लिक,
अदारा कितना सफर करता है, इस चीज की कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सही। अब जिसने भी ये एफईडी लगाई थी उससे कोई पूछेगा अल्लाह के नेक बंदे से कि भाई आपने इस मुल्क का कितना नुकसान किया है, कितना रेवेन्यू में नुकसान हुआ है। मतलब जितनी फॉरेन रेमिटेंस आ सकती थी आपकी एफईडी की वजह से रुक गई, आपका रियल एस्टेट सेक्टर चोक होके रह गया। बट इसका जब तक कोई मैकेनिज्म नहीं बनेगा पाकिस्तान में, सजा और जजा का कोई सिस्टम नहीं आएगा, ये पाकिस्तान के अदारे, हमारी ब्यूरोक्रेसी इसको एज ए तजुर्बागाह एक्सपेरिमेंटल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, इन जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, कैसे गलत फैसले कौन करवाता है। ये बता दिएगा कि इस टैक्स को खत्म करने का हुकूमत ने जो फैसला किया है, फ्यूचर में आपको इसके मौशी नुक्ता नज़र से किस तरह से फवायद नजर आ रहे हैं, क्या इसके समरात हो सकते हैं, और क्या वाकई ये टैक्स गैर मौसर साबित हुआ था ओवरऑल भी अगर हम इसको देखा जाए तो? बात ये अजीज, ये टेक्निकली ही टैक्स ही गलत था, कोर्ट्स में भी पिटीशन दायर हैं इसके ऊपर, और पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि रियल एस्टेट के ऊपर एफईडी लगती हो। बट अभी मैं ये समझता हूं कि एक पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक बजट नहीं आता और उसमें मजीद क्लैरिटी नहीं आती कि गवर्नमेंट का अब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है और वो अब रियल एस्टेट को लेकर चलना चाहते हैं, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सेक्टर प्रमोट होगा। सही। अगर गवर्नमेंट जी साहब। अच्छा एहसन साहब बताइएगा, इस हवाले से एनालाइज कीजिए इस चीज़ को, आप क्या समझते हैं ये सिचुएशन देखते हुए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म होने के बाद क्या प्रॉपर्टी मार्केट में फौरी तौर पर ख़रीदार या सरमायाकार वापस आएंगे, और क्या इससे मार्केट में कोई तेज़ी आ सकती है? नहीं, अभी मैं नहीं समझता कि कोई तेज़ी आएगी, क्योंकि इट्स टू अर्ली। क्योंकि ये जो एफईडी है इसके साथ पैरेलल और बहुत ऐसी कबाहतें हमारी एफबीआर ने लगाई हुई हैं, टैक्सेस की भरमार है। जब तक बजट में उनको रिविजिट नहीं किया जाएगा, जो टास्क फोर्स ने प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन पे, उसकी तजावीज़ पर अमल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी तब तक आएगी। मैंने आपके चैनल पे भी और डिफरेंट फोरम से एग्जांपल दी थी कि ये जो एफईडी है इसका स्टेटस ये था कि एक मरीज आईसीयू में वेंटिलेटर पे है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब आप ये समझें कि वेंटिलेटर से वो हट गया बट है आईसीयू में ही। जब तक आप एक अच्छी पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे, तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी या रियल एस्टेट नहीं चल पाएगी। एहसन साहब, चूंकि ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों से ही वसूली जा रही थी हुकूमत की जानिब से, इसलिए इसे ख़त्म करने के बाद अब हुकूमत को टैक्स आमदन में, टैक्स कलेक्शन में वाज़े कमी का सामना हो सकता है। आपके ख्याल में ये फैसला हुकूमत के लिए मुल्की रेवेन्यू पर किस हद तक असर डालेगा, और क्या ये मईशत के लिए काबिल बर्दाश्त होगा, या फिर बजट खसारे को मजीद बढ़ाने का सबब बनेगा, या हुकूमत ने कोई मुतबादिल प्लान जो है इसका वो भी तैयार कर रखा? अच्छा नहीं अजीज साहब, एक तो मैं आपको इस्लाह कर दूं थोड़ी सी जी। ये फाइलर के लिए 3% है, एक कैटेगरी आप मिस करके लेट फाइलर, उसके लिए 5% है, बिल्कुल, और सही। 7% नॉन फाइलर के सही, हमने अपने Exactly. इंट्रो में बताया एक इस हवाले से जी। और इसने जो सबसे बड़ा मजाक किया हमारे एफबीआर ने कि जो नॉन रेजिडेंट ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको उठा के नॉन फाइलर की कैटेगरी में डाल दिया। तो इससे रेवेन्यू तो पहले ही जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने 1 जुलाई 2024 को इसको इंप्लीमेंट किया तो पूरे पाकिस्तान में ट्रांजैक्शंस की जो परसेंटेज है वो ड्रॉप कर गई। तो बेसिकली गवर्नमेंट को रियल एस्टेट की मोहब्बत में काम नहीं कर रही है, उनको भी आइडिया हुआ है कि इससे जो रेवेन्यू हम चाह रहे थे वो भी नहीं इकट्ठा हुआ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें भी मुमकिन नहीं हो सकी। तो दोनों चीजों की वजह से इस पे गवर्नमेंट अपना फैसला वापस कर रही है कि एफईडी को हमें अबॉलिश करना चाहिए, बट इसके साथ बाकी चीजों का एक पैकेज बनेगा तो मुल्क में रियल एस्टेट में बेहतरी आएगी। बट टू सम एक्सटेंट आप ये कह लें एक एफईडी खत्म होने से एक उम्मीद की किरण जागी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले बजट में आते साथ ही कहा था कि मेरी खरीद कम थी तो मैंने अभी कम टैक्स लगाया है, अगले साल और मजीद लगाऊंगा। तो शायद वो एक कॉम्पनसेशन होगी गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ठीक है,
गवर्नमेंट ने अब इस लाइन पे सोचना शुरू किया है कि माइनस रियल एस्टेट कुछ नहीं बिल्कुल होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके कीमती वक्त का। और यकीनन ये रिलीफ ही है प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने वालों के लिए। एक अच्छा मौका है कि हुकूमत ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी का खात्मा कर दिया। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद अभी बहुत सारे सेगमेंट, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद कुछ तस्करा हो जाए मलिका कोहसार मरी का, जहां पर सैकड़ों कनाल पर मुहित बांसरा गली वाइल्ड लाइफ पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खस्ता हाली का शिकार है। पाकिस्तान में नायाब नस्ल का वाहिद साइबेरियन टाइगर अपने बुढ़ापे के दिन भी यहीं गुजार रहा है। बिल्कुल जनाब, मगर परिंदों के खाली पिंजरे टूटे फूट का शिकार हैं और सयाह मायूसी से वापस जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। डिटेल हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अतीक अब्बासी। जी अतीक, बताइए। जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी के सरसब्ज और खूबसूरत जो दरख्त हैं, इनके अंदर फैला हुआ सैकड़ों कनाल पर मुहित ये महकमा वाइल्ड लाइफ का बासा गली में पार्क है, जिसके हवाले से अक्सर जो हमें सयाह मिलते थे तो वो शिकायत करते थे कि हम पार्क में जाते हैं, बड़े शौक से जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, लेकिन मायूस हमें वापस लौटना पड़ता है। तो आज जब इसका विजिट किया तो ये देखा गया कि इसके जो परिंदों की गेज हैं वो तमाम ही खाली हैं। बच्चों के खेलने के झूले और बैठने के जो बेंचेस हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। और जो फंड्स यहाँ पर मिलते हैं सालाना की बुनियाद पर, अब वल्लाह आलम वो कहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन इस पार्क की एक जो खूबसूरत बात है वो ये है कि एक नायाब नस्ल का साइबेरियन टाइगर जो है वो अपने बुढ़ापे के अयाम यहाँ पर गुजार रहा है। वो लोगों की एंजॉयमेंट का एक वाहिद जरिया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस पार्क के अंदर महकमा वाइल्ड लाइफ और हुकूमत जो है वो तवज्जो दे, और ताकि मलका कोसर मरी आने वाले सयाह जो हैं और बिलखुसूस बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ की पूरी रौनकें उन्हें मैसर हों और वो एंजॉय करें। जी बिल्कुल जी, अतीक अब्बासी हमें बता रहे थे कि जो पार्क है वो ज़बू हाली का शिकार है और मरी आने वाले सयाह ऑब्वियसली को सैर व तफरीह के लिए वहाँ पर आते हैं, और अगर इस तरह के मौके उन्हें मैसर नहीं होंगे तो फिर मायूस ही उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। मारूफ गुलकार अहमद रुश्दी की कुछ यादों को ताज़ा करते हैं। उनकी आज 87वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अहमद रुश्दी 24 अप्रैल 1934 में भारतीय शहर हैदराबाद में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान कराची आबाद हुआ। उन्होंने मौसीकी की तरबियत तो नहीं ली थी बाकायदा तौर पर, मगर उन्होंने फिल्मी मौसीकी पर 32 साल तक राज किया। 500 से ज़ायद फिल्मों के लिए 5000 गीत गाए और उन्हें फ़नी खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। उन्होंने निगार अवार्ड भी हासिल किया। नाज़रीन, अब एक दिलचस्प वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और एक बड़ा मजेदार किस्सा भी आपके साथ छेड़ने वाले हैं। इससे पहले हम बताते चलें कि बच्चा जो है वो बच्चा ही होता है, वो इंसान का हो फिर हाथी का हो। सोशल मीडिया पर जनाब वायरल एक वीडियो है और उस पे एक नन्हा हाथी दुनिया से बिल्कुल बेनियाज बेपरवाह होकर अपनी जिंदगी के खूब मजे लूट रहा है। वीडियो में हाथी मियाँ कभी आप देख रहे हैं कि स्लाइड कर रहे हैं, कभी जनाब उन्होंने फुटबॉल के साथ खेलना शुरू कर दिया है। इनकी दिलचस्प अटकेलियों को इंटरनेट सारिफीन की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है और बिल्कुल किया जाना भी चाहिए। हमने तो जू में जब भी जाके देखा, सूजी को देखा, सूजी हथनी को, और वो जनाब वहाँ पर मौजूद होती थी और बच्चे उसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, हम भी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन ये जो वीडियो है ये तो इतनी दिलचस्प है कि बच्चे बड़े सभी जो हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं और हर कोई दाद दिए बिना रह नहीं पा रहा। और इसके साथ साथ अगर हम इस वीडियो को गौर से देखें तो आपको इस हाथी के बच्चे की मासूमियत नजर आएगी कि वो कितने मजे मजे से खेल रहा है, स्लाइड कर रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। और कहा जाता है ना कि बच्चों में मासूमियत होती है, तो सिर्फ इंसान के बच्चों में मासूमियत नहीं है, जो जानवर के बच्चे हैं, परिंदों के बच्चे भी आप देखेंगे वो इंजॉय करते हैं, अपनी माँ के साथ खेलते हैं। अभी उसको अपनी माँ शायद नज़र नहीं आ रही होगी तो उसने सोचा होगा चले खुद ही इंजॉय करते हैं, पाते हैं, स्लाइड करते हैं, वॉक करते हैं, पानी में खेलते हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम है, आपको पता है जितने भी परिंदे हैं, जानवर हैं, पानी को इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है। हम तो एसी में बैठ जाते हैं, तफरीह तो सबके लिए जरूरी है ना, इंसान हो या चाहे जानवर हो, सबके लिए तफरीह जरूरी है। तो इसी तरह तफरीह का जो था ये इस हाथी मियाँ ने बंदोबस्त किया, जो कि हमने आपके साथ शेयर भी किया। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक शर्मनाक तारीख है और पाकिस्तान पर मन घड़त इल्जाम तराशी भारत की पुरानी रिवायत जो उसके हाइब्रिड और स्क्रिप्ट का हिस्सा है।
पाकिस्तान को बदनाम करना, अवाम की तवज्जो हटाकर इंतखाबात चोरी करना भारत का ये पुराना हरबा है। पहलगाम की तरह भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की दास्तान बहुत तवील है। भारतीय एजेंसियां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कनाडा और अमेरिका जैसे ममालिक में भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस रही हैं, जिसका सबूत कुलभूषण यादव का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ है। पहलगाम वाकया भी एक ऐसे वक्त में किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर थे, जिससे ये बात मजीद वाज़ेह हो जाती है कि इस हमले का वक्त और हदफ अचानक नहीं बल्कि मंसूबाबंदी का नतीजा था। तारीख गवाह है कि भारत ने गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की आमद पर हमेशा खूनरेज ड्रामे रचे। सन 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के मौका पर 35 सिखों को कत्ल कर दिया गया था। 2018 की अगर बात करें तो भारत ने केरला में खुद सयाहों पर हमला किया और इलेक्शन से पहले उसके सियासी मकासद भी हासिल किए। 2019 में पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, ताहम बाद में साबिक भारतीय गवर्नर ने इसे अंदरूनी साजिश करार देकर बीजेपी हुकूमत को बेनकाब किया। 2023 में राजौरी में भारतीय फौजियों की हलाकत का मलबा पाकिस्तान पर डाला गया, जो बाद में बीजेपी के एंटी पाकिस्तान और मुस्लिम मुखालिफ बयानिए को तकवीत देने की एक साजिश साबित हुआ। बिल्कुल, इन तमाम वाक़यात का एक ही मकसद रहा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बयानिया मजबूत करना, कश्मीरी अवाम पर जारी जुल्म से दुनिया की तवज्जो हटाना और इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना। पहलगाम का ये वाक़या इस सिलसिले की एक और कड़ी है जहां हकीकत को दफन करके फरेब और फॉल्स फ्लैग रोक दिया जा रहा है और इसे हाइब्रिड वॉर का नाम भी दिया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है? क्या ये भारत की स्टेट पॉलिसी का अब बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुके हैं? खैर, मैं दिफाई तज्जियाकार के साथ तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर का सरबराह भी हूँ, जो मेरी सियासी पार्टी है। बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक है भारत के फॉल फ्लैग ऑपरेशन और इनके पीछे मकासद है, वो मेरे ख्याल में बड़े वाज़ेह हैं और ये कोई उसकी पॉलिसी का आज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बुनियादी तौर पे जब से हिंदुत्व की जो सोच है उसको तकवीत दी गई है, तब से चाणक्य की पॉलिसी जो है वो एक दफ़ा दोबारा जो है वो नाफिजुल अमल हो गई है। चाणक्य की जो पॉलिसी है उसके अंदर दो बड़ी बुनियादी बातें हैं। पहली बात यह है कि धोखे के साथ, फरेब के साथ, लोगों के साथ जो है वो रवाबित रखना, और दूसरी बात यह है कि वो अपने दुश्मन को ये कहते हैं कि जो आपका पड़ोसी है वो आपका दुश्मन है और पड़ोसी का जो पड़ोस है वो आपका दोस्त है। अब आप देख लीजिए इस सिलसिले के अंदर तो आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान जो है वो उनका दोस्त है, ईरान दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान दुश्मन है। तो ये चाणक्य की पॉलिसी है। उनकी जो बुनियाद है, उनकी मजहबी बुनियाद ही जो है वो धोखे, फरेब, मकर और मजलूम साबित करने के ऊपर है। तो ये बात पहले को आप इसको समझना पड़ेगी। मैं बहरहाल क्योंकि वो मजहबी बातें हैं वो फिर बहुत तल्ख हो जाएंगी, वरना मैं उसके ऊपर एक मुफस्सल गुफ्तगू कर सकता हूँ। सिर्फ इतनी सी मिसाल आपको एक छोटी सी देता हूँ। हम अपने मुसलमानों के अंदर जो है वो कोई 72 फिरकों की बात करते हैं, वैसे करते 72 फिरकों की, लेकिन है नहीं हमारे यहाँ 72, लेकिन फिर भी अगर हम ये बात कर लें, लेकिन भारत के अंदर जो हिंदू मत है उसके अंदर 29,000 इस किस्म के छोटे बड़े जो फिरके और मज़ाहिब हैं वो मौजूद हैं, जो हिंदू मजहब के अंदर ही हैं। यानी कि जो काली माता को मानने वाला है वो हनुमान को नहीं मानता, जो हनुमान को मानता है वो जो है वो शिव को नहीं मानता। इसी तरीके से मल्टीपल चीजें हैं जो भारत के अंदर, और फिर एक एथनिक डिवाइड्स हैं उनके यहाँ। अब इस सारे को बयान करने का मकसद भारत के अंदरूनी जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर बात करना है। 33 इंडिपेंडेंस की मूवमेंट, यानी कि आज़ादी की 33 वो तहरीकें हैं भारत में जिनको भारत खुद कबूल करता है, उनको रजिस्टर करता है कि ये आज़ादी की मूवमेंट्स चल रही हैं। दूसरी तरफ जो है 100 वो तकरीबन और तंजीमें हैं जो कि छोटी बड़ी तंजीमें हैं जो आज़ादी की तहरीकें चला बैठी हैं। यानी कि रस्मो रिवाज से लेके मरना जीना और ज़बान और खाना पीना, ये तमाम भारत में लेके
बिल्कुल फर्क है। कर्नाटक में फर्क है, आंध्र प्रदेश में फर्क है, इसी तरीके से नीचे कूच बिहार के अंदर जी। फर्क है। यानी कि एक मुख्तलिफ पूरा उनका एक स्ट्रक्चर ही फर्क है। इस सब को काबू करने के लिए, इस सब को जो है वो आपस में जोड़े और बांधे रखने के लिए उनके लिए जरूरी है कि वो हर बार कोई ना कोई एक दुश्मन तलाश करें। और मुसलमान उनके लिए दुश्मन बेहतरीन है, क्योंकि मुसलमान असल में तो ये सब मुस्लिम एरिया था, और अगर ये वो सोच ना होती तो ये तो मुसलमानों का इलाका, इसलिए मुस्लिम से डरा के उससे, और हिंदू मत जो है वो बुनियादी तौर पे है ही खौफ की बुनियाद के ऊपर। ठीक है। यानी कि किसी ने हाथी को देखा तो फिर उसने उसको भगवान मान लिया, फिर इसी तरीके से वो राम जो था वो नीला पड़ गया, उसको सांप ने काट लिया, तो इस वजह से सांप को जो है वो अलग देवता मानते हैं, चूहे को देवता मानते हैं। यानी कि मकसद कहने का ये है कि ये खौफ है। अच्छा, उसी खौफ की बुनियाद के ऊपर हिंदू मत जो है वो मुसलमान को जो है वो एक साबित करना चाहता है कि ये खौफ की अलामत है, चाहे वो महमूद गजनवी हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो कोई और हो। आप इनकी बहादुरी का मैं किस्सा आपको बता दूं कि जब भी कोई वहां अफगानिस्तान से या कहीं से कोई आता था तो ये पानीपत में लड़ते थे। यानी कि पूरा इलाका गुजार के पानीपत के अंदर लड़ाई होती थी, तो वो पहले कॉन्कर कर चुके होते थे। तो ये इनका जो है ना, ये फियर क्रिएट करते हैं, उस फियर को अपने ऊपर ही तारी कर लेते हैं, और ये खुद समझने लगते हैं कि हम बड़े बहादुर हैं। ये बहादुर कोई भी नहीं है। इनकी बहादुरी जो है वो चीन का, अभी आप देख लें कि जो उन्होंने लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो इनसे खींच लिया, और मुक्के मार मार के, डंडे मार के, कराटे मार के उन्होंने कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया। 67 सोल्जर्स को चाइनीज ने जहन्नम हासिल कर दिया। वहां नहीं बोलते ये, बिल्कुल ये इनको पाकिस्तान का बैशिंग का शौक है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो बैसाखियों पे कायम है। उसको इलेक्शन में जो है वो वाज़े अक्सरियत नहीं मिल सकी, और जो उसके इत्तेहादी हैं उनकी सोच जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि बीजेपी की जो सोच है वो एक दहशतगर्दाना, एक फाशिस्ट सोच की अक्कास है। उसकी वजह यह है कि उनका जो अस्करी विंग है, जो उसकी बुनियाद है वो आरएसएस है, जो कि अमेरिकन CIA जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी, उन्होंने उनको सैफरन टेररिस्ट का खिताब दे रखा है, यानी कि जाफरानी दहशतगर्द, क्योंकि ये जाफरानी रंग के अब्दुल्ला साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत है और उनका चूंकि बड़ा हिस्सा है दूसरी पार्टियों का, तो बीजेपी की कहीं ना कहीं ये भी पॉलिसी हो सकती है कि वो जो मेजोरिटी में पार्टीज हैं जो उनके साथ अलायंस का हिस्सा है, उन पर इतना दबाव बढ़ाया जाए एंटी पाकिस्तान बयानियां बना के कि वो जो तमाम जमातें हैं वो माइनॉरिटी में आ जाएं फैसला साजी की हद तक। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और आप देखें कि कश्मीर में जो इलेक्शन हुए नाम निहार, जो मकबूजा कश्मीर में, उसके अंदर भी बीजेपी को जो है वो मुंह की खानी पड़ गई। ये तमाम बातें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है ना। आप देखें कि उनके लिए मुश्किलात के अंबार बनते जा रहे हैं। उनको अभी जो उनके करप्शन के स्कैंडल आए, राफेल जेट के ऊपर 1700 करोड़ का उनका करप्शन का स्कैंडल आया। फिर इसी तरीके से उनके मुतअद्दिद माजी के अंदर राजीव गांधी का बोफर गन स्कैंडल था, करप्शन का स्कैंडल था। लेकिन भारत की फॉल्ट लाइन्स हैं। पाकिस्तान ने हमेशा, क्योंकि अजली दुश्मन हमारा भारत है, हम भारत का सीना चीर के जो है ना वो पैदा हुए थे पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर। ये भारत को खाए जा रहा है। उसको एक फियर है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं उसको जो है वो ले डूबेगा इंशाल्लाह, और वो तो ले डूबना है हमने। लेकिन यहाँ मैं ये तो देख रहा हूँ कि ये जो अभी हालात चल रहे हैं, आपको मैं बताता चलूं, एक जरा सुबह का वक्त है तो जरा थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी बात कर लेते हैं। जरूर। कि कल जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है वो एक हंगामी इजलास हुआ, और पाकिस्तान फजाइया के अंदर जो एक अहम ऑर्डर पास किया गया, और वो ये ऑर्डर था कि चाय फौरन बनाना शुरू कर दें, चाय तो उसके ऊपर केतली पे रख दें, इंशाल्लाह ताला जल्द चाय पीने वाले लोग आएंगे। अच्छा
गुल और साहब, उनको मैं हमने- आपसे मजीद तफसीलात जानना चाहूंगी। मैं चाहूंगी जैसे कि आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे खौफ पैदा करने की, कि ये भारत हमेशा अपने स्कैंडल्स को छुपाने के लिए, अपने आप की खामियों को छुपाने के लिए निचली सतह की हरकतें और हथकंडे अपनाता है, जैसे कि उसने इस दफ़ा भी अपनाया। मैं जानना चाहूंगी कि खौफ पैदा करना, पाकिस्तान के खिलाफ अवाम में नफरत पैदा करना, हम हमेशा ये देखते हैं कि अमेरिकी नायब सदर के दौरे के दौरान पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भारत का मकसद क्या था, बेसिकली वो क्या करना चाहता था, नफरत और खौफ के अलावा और क्या हो सकता है? बड़ा जबरदस्त मकसद है। अब देखना यह है कि क्या सिर्फ भारत के मकासद हैं या इसके अंदर कहीं अमेरिका के भी मकासद हैं। ये बड़ा गौर तलब बात है। वेल सेड। पहली बात यह है कि इस टाइम पे इस खित्ते के अंदर पूरी दुनिया में अमेरिका को चैलेंज करने वाला कोई और नहीं बल्कि चाइनीज और रशियन ब्लॉक है। और चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी के लिए उन्होंने अपना, अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक नेचुरल एलाई भारत की शक्ल में चुन लिया। अब उनको ये पता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान, जिसने माजी में इसराइल को धूल चटाई थी सीरिया जंग के अंदर, और पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स आज भी वहाँ हीरो के तौर पर पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए उनको ये एक तो खतरा रियासत इसराइल से है, मतलब कि पाकिस्तान से है कि कहीं इसराइल के ऊपर कोई एक मजबूत हिकमत अमली पाकिस्तान लाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो पाकिस्तान पे दबाव बढ़ा के, झूठा दबाव बढ़ा के इसराइल को तस्लीम करवाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो कि कभी पूरी नहीं होगी। ये बात सिर्फ स्पेकुलेशन होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। नंबर 3 ये है कि वो पाकिस्तान के हवाले से जो पानी के मामलात हैं उनको जो है वो एक दफा दोबारा से रीस्केड्यूल करें। और तीसरी चीज जो है वो है चाइना की। चाइना से आप दूरी इख्तियार करें, और चाइना के साथ अगर आप दूरी नहीं इख्तियार करते, सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आप नहीं तकवीत देते, तो फिर वो ये मतलब उनको वो पाकिस्तान पे ऐसे ही दबाव बढ़ते रहेंगे। और चौथी और अहम तरीन बात जो है वो ये है कि क्योंकि भारत बुरी तरीके से नाकाम हो गया, उनकी महर जो रेजिमेंट है जो कि मशहूर है जंगल वॉरफेयर के लिए, वो कश्मीर में बुरी तरीके से पिट गई और उसने तमाम ऑपरेशन जो किए वो फेलियर हुए। और इसी तरीके से अब उन्होंने 2 कोर फौज होने के बावजूद उन्होंने 4 ब्रिगेड जो है अभी चंद दिन पहले दोबारा कुमक के तौर पे मंगवाए हैं। इसकी पीछे एक वजह है। वजह पाकिस्तान पर हमला नहीं है, बल्कि कहीं अमेरिका को ये दावत देना है कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर किसी हैसियत के अंदर आ जाए, ताकि चाइना के ऊपर एक दबाव बढ़ाया जाए, क्योंकि ये मुश्तरका मफादात हैं अमेरिका और भारत के। इससे उनको मालूम है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे भारत ने जो इन्वेस्टमेंट की, लोगों की जहन साजी की, बाकायदा सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया, और गैर मुल्कों में बैठे उनके जो पाकिस्तान के गद्दार और उनके वफादार बैठे हुए हैं, वो आए दिन यही काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, अगर हम अब देखें तो कुछ चाल चलन का थोड़ा सा मवासना कर लें, तो जिस तरह अमेरिका ने इसराइल को खित्ते के अंदर बड़ा पावरफुल बनाया, और अब भारत पे उसकी नजरें हैं कि वो उसको इस खित्ते का चौधरी बना दिया जाए, उसकी चौधराहट जो है वो कायम कर दी जाए, उससे जो है असर रसूख अपना बढ़ाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाल चलन सेम है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों, उन पर भारत अमल नहीं करता, जो मुआहदे हैं उन पर अमल नहीं करता। अब आप देख लें, सिंध मुआहदा है, बायलैटरल है, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब हम इस पर अमल नहीं करेंगे, एकतरफा तौर पर फैसला करेंगे। इसके अलावा दूसरे ममालिक में जो ये टारगेट किलिंग्स करवाते रहे हैं, रॉ, सब कुछ सामने है। क्या पूरी दुनिया इस पर आंखें बंद किए रखेगी? इसे सिर्फ एक बड़ी मौशी आलमी मंडी के तौर पर ही देखेगी? देखिए, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है। आपने ये जो चौधरी वाली बात कही है ना, ये आज का ख्वाब नहीं है। 1995 में एक बकायदा न्यूज वीक और टाइम मैगजीन, जो कि उस वक्त के सबसे बड़े मैगजीन दुनिया के शुमार किए जाते थे, उनके अंदर 8 पेज का एक आर्टिकल छपा था जिसका नाम था द ग्लोबल पुलिसमैन। अब वो ग्लोबल पुलिसमैन के लिए वही जो इलाके का चौधरी जो था, वो इस खित्ते का चौधरी जो था, वो भारत को बनाया गया था। फिर कॉन्डोलीजा राइस आई, जो कि उनकी सेक्रेटरी खारजा थी, और इसी तरीके से फिर हिलरी क्लिंटन आई, जो साबिक सदर बिल क्लिंटन की अहलिया थी।
वो भी बतौर वजीर खारजा ये बोल के गई कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ तक जो इलाका है वो पूरा का पूरा भारत के हवाले कर दिया और भारत जाने और वो जाने। उसके बाद उन्होंने अपने भारत का एक नया फ्रेज यूज किया और उसको कहा कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बल्कि हमारे नेचुरल एलाई हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो कल को तब्दील हो जाती है जिस तरह पाकिस्तान के साथ तब्दील हो गई, लेकिन कुदरती दोस्त जो होते हैं वो आपस में तब्दील नहीं होते। अब आप अमेरिका की सुने, इस टाइम पे जेडी वेंस जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, उनकी बेगम आंध्र प्रदेश की एक हिंदू खातून है और वो उसी निजी दौरे पे तशरीफ लाए हैं। दूसरी तरफ जो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की जो सरबराह हैं, अगेन वो एक हिंदू निजात खातून है, उनका नाम है गैबर्ड। वो अभी 3 हफ्ते कबल जो है वो भारत तशरीफ लाई थी और नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की जो इस खित्ते के अंदर एक ही ख्वाहिश है और वो है अपना असला अफगानिस्तान से वापस लाना, और उस सिलसिले में उसको या अफगानिस्तान या पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए था। ये वो भारत कहाँ पहुंच गई, जबकि एक ऐसे वक्त में जबकि भारत के हवाले से अमेरिका ने ना अपनी नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, ना डिफेंस पॉलिसी, ना खारजा पॉलिसी जो है वो वादे बिल्कुल किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, और ऐसे में ये टाइमिंग बड़ी अहम है, मैटर करती है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा मुफस्सल जो है ये तमाम पहलुओं को कवर किया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है हमारे शोबिज इंडस्ट्री के कुछ सेगमेंट्स डिस्कस करने का, जहां हम लेकर आए कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म की न्यूज़, तज्जिए, तबसरे और वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। और हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। क्या हाल है, वाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हारून, चलें शुरू करते हैं, और सबसे पहले तो हम ड्रामे के आगाज से बात कर लेते हैं। तो जनाब, इस हफ्ते किस ड्रामा सीरियल के बड़े खूब चर्चे रहे? कुछ ड्रामास जो हैं वो अपने इख्तिताम को भी पहुंचे। जी, जिस ड्रामे की हम अभी पहले बात करेंगे वो है डायन, और चर्चे बिल्कुल इसके हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ऑडियंस है वो बड़ी डिवाइडेड है। कुछ लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है, जो एहसन खान के और महविश हयात के फैंस हैं उनको तो ऑफ कोर्स ये ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उन दोनों का बड़ा भरपूर किरदार है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस ड्रामे को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह इसका जो है वो आउटलैंडिश प्लॉट है। डायन जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक हॉरर किस्म की और सुपर नेचुरल किस्म की एक जो है वो सीरीज़ है, जिसमें बाकी किरदारों में आपको हिरा मानी भी नजर आएंगी, उसामा ताहिर भी नजर आएंगे, ज़ैनब कयूम भी हैं। तो कास्ट बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन ये जो है ना ड्रामे की जो नेचर है, जो स्टोरी लाइन प्लॉट है इसका, उसके ऊपर कुछ लोगों का एतराज़ है कि वही बात कि दुखियारी दूसरी शादी कर ली जाती है उस लड़की से, एहसन खान की, और फिर उसके बाद मतलब हारून, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्रामा देख के हम डरें और हमें डर नहीं लग रहा, ऐसा कुछ? हाँ जी, ड्रामा देख के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये हॉरर है तो फिर हॉरर ही होगा, लेकिन अभी तक उससे डर नहीं लग रहा। महविश हयात इतनी खूबसूरत लग रही है स्क्रीन के ऊपर कि दिल चाहता है ये ड्रामा देखने को। तो हम तो मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन ये है कि नाजरीन जो हैं वो अभी तक इस ड्रामे से उस तरह जुड़ नहीं पाए हैं किसी वजह से। बिल्कुल ठीक। चलें मजीद आगे चलते हैं। बताइएगा म्यूजिक के हवाले से इस हफ्ते का कौन सा नया OST लोगों को पसंद आ रहा है, शायकीन की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है? अच्छा जी, OSTs की खूबसूरत बात ये होती है कि एक तो आपको गाना बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और फिर आने वाले ड्रामे की कुछ झलकियां भी मिल जाती हैं। तो आज जो मैं OST आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो शीरी और फरहाद एक ड्रामा है जो कि आने वाला है। फरहान सईद और किंजा हाशमी इसमें नजर आएंगे आपको। तो बहुत ही खूबसूरत OST और बहुत ही खूबसूरत ड्रामा। मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। लग रहा है कोई 80s का और 90s वाली फील देने की कोशिश की है। 90s वाली फील है बिल्कुल। वो जो बेल बॉटम्स हुआ करते थे ना, और वो बूफॉन लड़कियां बनाया करती थी बाल ऊंचे से करके, और फिर वो पफ होता था आगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहीद मुराद साहब और शबनम, और ये वो जमाने की मुझे कुछ झलक नजर आती है। तो बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन, इसीलिए मैंने कहा था कि आइए ये OST देखते हैं, क्योंकि वाकई OST जो है ये देखने से ताल्लुक रखता है। सुनते तो हम ऑफ कोर्स म्यूजिक हैं ही, लेकिन फरहान सईद की आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही है। आमना राय हैं दूसरी सिंगर, और फरहान का सुनो चंदा के बाद मुझे लगता है कि अब ये खूबसूरत OST होगा।
जो कि ड्रामे से हट कर भी लोगों को ये गाना खूबसूरत याद अच्छा रहेगा। हारून, और फिजा भी ड्रामा बहुत सीरियल अच्छी हम लग रही है। कर्जे जहाँ की बात करें, आप उसकी बड़ी तारीफ करते हाँ, थे और शायकीन भी जी, बेहद जी। पसंद करते थे। मेरिट पे आप तारीफ करते थे। आखिरी किस्त उसकी ऑनर हो गई है, आपके ख्याल में ड्रामे का एंड कैसा रहा? क्योंकि हमने तो सोशल मीडिया पर देखा है कि बहुत से लोग ड्रामे के इख्तिताम पर तनकीद भी कर रहे हैं, यानी ऑडियंस डिवाइड है। अच्छा जी, हुआ ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो ड्रामे का डायरेक्टर भी, ड्रामे का राइटर, ड्रामे की राइटर जो है राबिया रज़ाक, साकिब ड्रामे के डायरेक्टर, और ड्रामा देखने वाली ऑडियंस भी मुझ समेत नमीर से उस तरह नफरत नहीं कर पाई। नमीर जो अमार का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो इतने अच्छे माशाल्लाह गुड लुकिंग यंग बॉय, एंड जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो उससे उस तरह नफरत हो नहीं पाई। अच्छा, फिर कहानी में भी एक झोल रह गया कि वो जो शुरू में एक केस था लड़की का, माहीन का, उसको आगे लेकर चला नहीं गया। तो बाय द टाइम ड्रामा अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा तो नमीर का विलन कैरेक्टर उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो आखिरी किस्त में लोगों को एतराज ये है कि नमीर ने जिस तरह अपने जो बिहेवियर की जस्टिफिकेशन दी कि मेरे वालिदैन ने मुझ पे तवज्जो नहीं दी इसलिए मैं मुजरिम बन गया, और उसके ऊपर जो है सबकी सिंपैथी नमीर के साथ दोबारा जुड़ गई, या अमार का जो कैरेक्टर था उसके साथ दोबारा जुड़ गई। तो इस पे लोगों को एतराज है कि जिसने मर्डर भी किया हो, जिसने रेप भी किया हो, उस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी करवा देना डायरेक्टर और राइटर की कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी है। और ये आखिरी किस्त में कुछ अच्छा मैसेज नहीं दिया गया। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंटिसाइड, के मतलब उसको उसकी जो तुफलाना हरकतें थी उनका जवाब पेश कर दिया तो गया। यानी कि हारून, जो नमीर को कटहरे में आखिरी किस्त में दिखाया गया है, जो ऑडियंस है उन्होंने राइटर को वहां पे खड़ा कर दिया क्योंकि वो पसंद नहीं आया उन्हें, और खड़ा भी मेरे हाल में करना चाहिए था, क्योंकि ये जो वजूहात अभी आपने पेश की हैं कि इतना जिस आदमी ने रेप किया हो और जिस आदमी ने बुरे काम किए हो, आप एट द एंड ऑफ ड्रामा उसका एक पॉजिटिव इमेज सामने दिखाएं, तो ये भी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यहाँ पे किया जा रहा है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। चलें जी, मजीद आगे चलते हैं। ये जो मैं अब बात करने वाली हूँ हारून, ये मैं आप पे क्लू छोड़ूंगी, आप खुद ही इसकी वजाहत कीजिएगा और बात भी कीजिएगा। गुज़िश्ता दिनों शर्मिला फारूकी साहिबा ने दानिश, आयजा, नादिया खान और खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में एक बयान दिया था, आपकी नज़र से तो गुजरा होगा, क्या कहते हैं उस बारे में? बिल्कुल जी, आप मुझे फंसाने लगी, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिनके बारे में जब भी बात की जाए तो चाहे वो कहने वाली शर्मिला फारूकी हो या जिनके बारे में वो कह रही हैं, ये तमाम शख्सियात वो हैं जिनके बारे में जब बात की जाए तो बहुत ख्याल से मोहतात होकर बात करनी पड़ती है। लेकिन शर्मिला ने जी शो पर बैठकर पहले जब उनसे पूछा गया कि उनका ख्याल क्या है दानिश तैमूर के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि जी दानिश जो हैं वो जिस तरह के कैरेक्टर्स करते हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं होते। और फिर उसके बाद ख़ास तौर पे जब उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी वाइफ के सामने बैठकर ये कहा कि मैं फ़िलहाल इस शादी में हूँ, और जी बिल्कुल, तो वो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। और ज़ाहिर है उन्होंने आयज़ा के बारे में तारीफ़ की और कहा कि आयज़ा बहुत सुलझी हुई संजीदा खातून है, तो उनके बारे में इस तरह बात करते हुए उनके शौहर को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए था, और वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठकर। तो इसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया, और मेरे ख्याल में बजा तौर पे किया। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने दानिश के बारे में अपनी राय का इजहार कर दिया। नादिया खान के साथ आपको याद होगा कि अनीसा जो हैं शर्मिला की वालदा, उनके साथ नादिया खान का एक किस्सा हुआ था, जहाँ नादिया खान ने अपने एक ब्लॉग में उनको जो है वो शामिल किया था किसी इवेंट के ऊपर, और वहाँ पर अनीसा जो थी वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। नादिया ने उनका मजाक या तहज़ीक के तौर पर वो ब्लॉग जो है अपलोड कर दिया था, जिसके ऊपर शर्मिला ने बहुत ज़्यादा ऑफेंस लिया था और उन्होंने बहुत तनकीद की थी, और बाद में नादिया और शर्मिला के बीच में ये चपकिलस चलती रही थी। खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में भी उन्होंने दो टोक अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि वो एक टॉक्सिक आदमी है और वो बिल्कुल उनके किसी ड्रामे को ना देखती हैं, और वो ये नहीं समझ सकती कि कैसे ख़वातीन अदाकाराएँ जो है वो खलीलुर रहमान कमर के स्क्रिप्ट पे काम करती हैं, जो अगेन उनकी ज़ाती राय हो सकती है। शर्मिला जो है वो आपको याद कराऊं कि खुद भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने पांचवा मौसम के नाम से एक ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किया था जो कि एजाज असलम के मुकाबिल था। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन उनकी एंट्री पब्लिक लाइफ में नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज एन एक्ट्रेस हुई थी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया इस पे। हारून, ये बताएं कि अदाकारा आयना आसिफ एक बार फिर से खबरों में, एक तरफ इफ़्फ़त उमर उनकी तारीफ कर रही हैं तो दूसरी जानिब नाकदीन हम देख रहे हैं कि वो उन्हें छोटी उम्र में रोमांटिक रोल करने पर उनको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे?
अच्छा, आईना का मैं करियर ग्राफ देखता हूँ तो वो हमेशा से कंट्रोवर्सीज का शिकार रही हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने निदा यासिर के शो पर बैठकर बिल्कुल एक्चुअली ये जी। कहा कि मेंटल हेल्थ के हवाले से Yes. कि जी नमाज जो है वो जी। बहुत कीमती है हमारे लिए, लेकिन जाहिर है कि अगर आप एक माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं और वो आपको कहता है कि आपके डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का या किसी भी जहनी मर्ज का इलाज नमाज ही है सिर्फ, तो उसके ऊपर शायद उनको रिजर्वेशंस थी। लेकिन अगेन ये बात है कि जाहिर है नमाज हम सबके ऊपर फ़र्ज है, नमाज बिल्कुल। कीमती है, लेकिन साथ साथ जो जहनी अमराज होते हैं उनमें से बहुत से अमराज ऐसे हैं जिनका बाकायदा इलाज कराना ज़रूरी है। तो वो ये आईना मेरे ख्याल में मैसेज देना चाह रही थी और वो बेहतर तरीके से पहुंच नहीं सका, और इफ़त ने इसी बात की तारीफ की कि इतनी छोटी उम्र में आईना की सोच इतनी वसी है। आईना के ऊपर एतराज़ के ऊपर आ जाते हैं जब बात करते हैं लोग कि जी आईना बहुत छोटी उम्र में 15 साल की उम्र में ये बच्ची जो है वो एक मैरिड कैरेक्टर्स, रोमांटिक कैरेक्टर्स अदा कर रही है। मायरी में हमने देखा था उसने एक माँ का किरदार भी अदा कर दिया था। मेरे ख्याल में ये मैसेज कुछ बहुत अच्छा नहीं है। मैं अभी देख रहा था कि दनानीर हों या खुशहाल हों और जो दूसरे एक्टर्स हैं बहुत, लेकिन वो भी 15 साल की उम्र तो माइनर होती है जी। उस एज में आपको इतने इस तरह के रोमांटिक एंगल के कैरेक्टर्स नहीं देने चाहिए। ये वो सही। एज होती है जब 8वीं 9वीं 9वीं में होता है बच्चा हमारे मुल्क में। तो उस वक्त अगर आप उसको एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व दिखाएंगे तो उसके जो फैंस हैं, जो बच्चे हैं, देखने वाले लड़के लड़कियां, वो किस किस्म का मैसेज ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को सोचने की जरूरत है। ऑफ कोर्स चाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, हर ड्रामे में बच्चों के कैरेक्टर हैं, वो हमारे बिल्कुल मास्टर का हिस्सा हारून, हैं। आप ये ठीक कह रहे हैं, चाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, उनको उनके मुताबिक एक रोल दिया जाता है जो कि एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में लेकर आते हैं, ना कि आप उनसे 15 साल की उम्र में रोमांटिक रोल करवाएं। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जी, जी। गलत सा हो जाता है मैसेज। बहुत शुक्रिया हारून, आपकी मौजूदगी का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छे लफ्ज़ों में, ढके छुपे लफ्ज़ों में आप बहुत कुछ कह जाते हैं, यही आपकी खासियत है। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दांत एक बार गिर जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते, और यही वजह है कि लोग मसनूई दांतों, डेंचर्स और या फिर हम देखते हैं कि महंगे इम्प्लांट्स का सहारा ले रहे होते हैं। लेकिन अब इस हवाले से एक हैरत अंगेज पेशरफ्त सामने आई है जो इस सोच को बदलने जा रही है। एक रीसेंट इंटरनेशनल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एक खास किस्म के इंजेक्शन के जरिए से टूटे हुए दांत की जगह पर नया दांत कुदरती तौर पर उगाना मुमकिन होगा। साइंसदानों ने एक खास दवा तैयार की है जो जिस्म के अंदर दांत को उगाने के खुलियों को दोबारा मुतहर्रिक करती है। इब्तदाई तजर्बात चूहों और दूसरे जानवरों पर कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं और अब इंसानों पर ट्रायल्स की तैयारी की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि यह तरीका इलाज खास तौर पर उन लोगों के लिए इनकलाबी साबित हो सकता है जिनके दांत हादसे, बीमारी या फिर उम्र के बायस गिर चुके हैं। ये अमल ना सिर्फ कुदरती होता है बल्कि इसमें दर्द भी कम और पेचीदगियां भी कम होती हैं। तो आज हम इसी हैरत अंगेज साइंसी दरियाफ्त पर बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि ये तरीका क्या है, कैसे काम करता है और पाकिस्तान में ये इलाज कब तक दस्तयाब हो सकेगा। तो हमारे साथ मौजूद है मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर मोइस साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमें बड़ा ज़रा इजीली ये बता दें, समझा दें कि इंजेक्शन से दांत उगाने का मतलब क्या है, ये तरीका कैसे काम करेगा, क्योंकि हम में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो दांत एक दफ़ा गिर गया वो दोबारा से उग सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी ये जो कंसर्न है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए मुझे आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा इसका। जो दूध के दांत होते हैं और जो परमानेंट दांत होते हैं उनका भी यही प्रोसेस है। दांत शुरू होता है एक टूथ बड से। टूथ बड आप कह लेंगे जिस तरह एक बीज होता है पौधे का, हम बीज लगाते हैं, उसको फिर उसको न्यूट्रिशन मिलती है और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो ग्रो करके एक पौधा बनता है और ज़मीन में वो पौधा बन के निकलता है। उसी तरह दांत भी एक बड की फॉर्म में होता है जबड़े की हड्डी के अंदर। उसको जब न्यूट्रिशन मिलती है तो वो फिर उगता है, मुंह के अंदर उग के निकल आता है। दूध का दांत भी इसी तरह और परमानेंट भी। रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ कि दूध के दांत और परमानेंट दांत के अलावा एक थर्ड जनरेशन ऑफ टूथ बड्स हैं जो कि आपके जॉ के अंदर मौजूद होती हैं। पहले ये चीज़ सामने नहीं आई थी, अब जब ये सामने आई कि थर्ड जनरेशन भी मौजूद है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड होती है, वो डोरमेंट होती है, उसकी ग्रोथ को रोका गया हुआ होता है। उसकी ग्रोथ को जिस प्रोटीन ने रोका गया होता है वो है USAG1। ये प्रोटीन जब आइडेंटिफाई हो गई कि इसकी वजह से थर्ड जनरेशन ऑफ जो टूथ बड है वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार की जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर ताकाहाशी एक बहुत बड़ा नाम है डेंटिस्ट्री में जापान में। तो उनकी लीडरशिप के अंदर उनकी टीम ने एक ड्रग तैयार की, एक इंजेक्शन
जो कि एंटीबॉडी है उस प्रोटीन के खिलाफ। जब वो हम इंजेक्ट करते हैं वो USAG प्रोटीन को बंद कर देती है, जिसकी वजह से टूथ बड की ग्रोथ है वो रीएक्टिवेट हो जाती है। सही। और फिर वो जो थर्ड जनरेशन ऑफ टूथ बड्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं और नए दांत नेचुरली आपके मुंह में आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, ये तो इलाज आपने बताया ना, और एक आपने बताया कि इसमें कामयाबी हासिल हो रही है इस रिसर्च में, लेकिन ये इलाज किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? क्योंकि हम देखते हैं हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री अलग है, बहुत सारे लोगों को डिजीज़ भी हैं, ब्लड में ऑलरेडी जेनेटिक डिजीज़ भी होती हैं, तो स्पेसिफाई अगर हम करें तो किन किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट आपने वो रेज़ किया है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। एट द टाइम बीइंग जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं ये सिर्फ उन बच्चों में ट्राई हो रही है जिनके जेनेटिकली या पैदाइश से जिनके दांत नहीं उग सके, एक दांत या एक से ज़्यादा दांत नहीं उग सके। ठीक है। तो इस टाइम एनिमल्स में तो ट्रायल्स हमारे सक्सेसफुल हो गए हैं, ह्यूमंस में अभी सिर्फ बच्चों पे चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये, अगर इनमें सक्सेसफुल होते हैं उन बच्चों में जिनके पैदाइश से कोई दांत नहीं निकले, कोई एक या एक से ज़्यादा दांत, जब यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं फिर हम एडल्ट्स की तरफ जाएंगे, वो जिनके दांत कीड़ा लगने की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से गिर गए या किसी वजह से, हाँ बिल्कुल, तो उनमें भी जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि उनमें ये सक्सेसफुल है कि नहीं। सही। क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उसके बाद इसे बात की। आपने बताया कि एनिमल्स पे ट्राई किया जा रहा है, तो ज़रा बताइएगा कि ये तजर्बात कौन से जानवर हैं जिन पर किए गए हैं, उनके नताइज क्या रहे, और इंसानी सतह पर भी इसके तरीके की आजमाइश शुरू हो चुकी है इसी तरह से? बिल्कुल, इनिशियली ये चूहों पे, माइस पे और फेरेट्स पे, क्योंकि फेरेट्स भी डाइफोडॉन्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि भी इंसानों की तरह उनकी 2 जनरेशन होती है दांतों की, उन पे भी ट्राई किया गया। तो उनमें बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं। एक तो सेफ्टी इस ड्रग की बहुत अच्छी आई है कि बिल्कुल सेफ है, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं जानवरों के अंदर। सही। दूसरा, जितने दांत उनके मिसिंग थे वो दांत निकले भी हैं, जो पहले से पैदाइश की वजह से उनके मिसिंग थे वो भी निकले हैं, और जो बाद में निकाले गए हैं दांत वो भी दोबारा नेचुरली ग्रो किए हैं। तो एनिमल्स में बहुत अच्छे, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्टेंस मिली कि अब, क्योंकि ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन इतनी आसान नहीं होती, बहुत एक परमिशन चाहिए होती हैं। इनके ह्यूमन ट्रायल्स, फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स इनके जुलाई 2024 में स्टार्ट हो गए थे। तो वो भी बच्चों के ऊपर। तो ड्रग की इतनी सेफ्टी इस्टेब्लिश्ड है ना कि बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट की जा रही है, और अभी उसके रिजल्ट्स आए नहीं है ह्यूमन ट्रायल्स के, लेकिन इंशाल्लाह इस ईयर में या बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है एडल्ट्स में इसके ट्रायल्स होना। तो तकरीबन 2026-2027 तक ये क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे ह्यूमंस पे चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगी। इससे हट के एक और सवाल मेरे माइंड में, चाहूँगी कि वो भी आप उसके बारे में जवाब दें। एक पिलाहट का जो हमारा इशू है दांतों का, दांत ब्रश करने के बाद भी सबको पिलाहट है। कॉफ़ी पीते हैं, आप टी पीते हो, ज़रूरी है, हमारी आवाम पीती है, चाय पसंद करती है, नहीं छोड़ सकती। और जब हम ट्रीट कराते हैं इसको तो बहुत सारे लोगों का ये अंदेशा होता है कि पिलाहट रिमूव करवाने से जो है कैल्शियम की लेयर ख़त्म हो जाती है, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। क्या हमें ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें आ जाती हैं। पे ज़रा नज़र डालिएगा। बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक एक्सटर्नल हमारी पिलाहट होती है, जो कि सुपरफिशियल स्टेन्स लगे होते हैं, दाग लगे होते हैं दांतों पे, उनको साफ़ करने से वो स्केलिंग का प्रोसीजर होता है, पॉलिशिंग होती है, जिनको साफ़ करने से, जो कि एक नॉर्मल जनरल हाइजीन प्रोसीजर्स हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों में जिनकी बहुत डीप हमें करनी पड़ती है स्केलिंग, उनमें सेंसिटिविटी का इशू आता है। अच्छा। 2 से 3 दिन के लिए, जो कि सेटल डाउन हो जाता है, विच इज़ अ कम्प्लीटली नॉर्मल रिएक्शन। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि दांत का कैल्शियम कम हो रहा है या क्या हो रहा है। दूसरी हमारे पास, ये तो एक हेल्दी चीज़ है जो कि आपको करवानी चाहिए। इसमें मुज़ायका। दूसरी साइड पे आ जाती है, दांतों को ज़्यादा सफ़ेद करने के लिए टीथ ब्लीचिंग होती है। वो भी अगर वंस इन अ वाइल, मतलब वंस इन 5 years आप करा रहे हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उनके सफ़ेद ही रहें, और ये तो वो मोतियों की तरह चमक वो ये है कि वो चूँकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर और ब्लीचिंग का उसमें अमल शामिल होता है, तो उसमें यह है कि दांतों पे मदर इफेक्ट आता है। तो वो बार बार नहीं कराने चाहिए। बंदा इवेंट्स के ऊपर, अपनी शादी के ऊपर करा ले, कुछ इस तरह से करा ले। लेकिन ये है कि वंस, लेकिन ये जो हम देखते हैं ना, पान खाने वाले, गुटखा, छालिया, मावा, खास तौर पे हमारे कराची के जो दोस्त हैं सिंध के, वो इसका बड़ा इस्तेमाल करें, तो फिर उन्हें ज़रूरत पड़ रही होती है कि दांतों को किसी तरह हम अपने चमका सकें। और फिर हम देख रहे होते हैं कि ये जो बसेस में भी जो लोग बेच रहे होते हैं, और कहीं पे भी हमें बाज़ारों में नज़र आते हैं, ये कितना सेफ़ है उनके लिए, क्योंकि वो इससे यूज़ कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि जनाब इससे हमारे जो दांतों की
चमचमाहट है जनाब, ये तो बड़ी शानदार हो जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त होगी। नहीं बिल्कुल, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं कमर्शियली, जो रोडों पे भी लोग बेच रहे होते हैं, और कुछ ऐसे तरह के पाउडर्स भी आते हैं। तो ये क्योंकि रेगुलेटेड नहीं होती, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि कभी आपके गम्स को हर्ट कर इंग्रेडिएंट्स का ही रहे पता होते नहीं है हैं। क्या बिल्कुल डाला हुआ है ऐसा ही इसके है, अंदर। कोई इसमें एस्टेब्लिश नहीं होता कि क्या है, क्या कितनी सेफ्टी है इसकी, क्या है। तो इनको यूज़ करने से गुरेज करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रिवेंशन है आपकी, दांतों की सफाई रखें। ये जो हैबिट्स जितनी सारी कितनी आपने दफा गिनाई ब्रश हैं, करें? 2 दफ़ा ब्रश करना 2 दफा, चाहिए, सुबह रात और को रात। सोने से पहले और हाँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया। आपकी मौजूदगी का बड़ा फ़ायदा हुआ है, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का और जानने का मौका मिला, और स्पेशली हमें रिसर्च पे बात करने का मौका मिला, जो कि ये रिसर्च क्या है, इफेक्टिव है नहीं है, कितने साइड इफेक्ट हैं और किन किन लोगों पे और ये अप्लाई की अभी जा तक सकती इसके है। पाकिस्तान आने के कोई ऐसे इम्कानात नहीं है, तो लड़ाई झगड़े से भी परहेज करें, अपने दांतों की हर तरह से हिफाजत करें, ट्वाइस अ डे ब्रश लाजमी करें, ये मैसेज है। तो इंशाल्लाह कल आपसे सेम डे सेम टाइम पे मुलाकात होगी, हम दोनों ही होंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ और आप होंगे ना हमारे साथ? एग्जैक्टली। तो टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।